ने जिस लोकतंत्र के ऊपर अपना भरोसा रखा है, उसमें कुछ कुछ जो रिपोर्ट कुछ फैसले आए हैं, वो फैसले विचारार्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे हैं? तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने जब सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जब ये कहा गया कि अब न्यायपालिका में ज्यादा से ज्यादा न्यायाधीश, महिला न्यायाधीशों की भी नियुक्ति होगी, उस नियुक्ति के अवसर पर अगर आप देखोगे तो उस समय जस्टिस रामना का जो विधान है उसको लेकर आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। बात यह है कि अब तक महिलाएं लड़ाई कर रही थी कि 33% आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा में हो। उस 33% आरक्षण की धज्जियां उड़ाने में काफी लोगों का हाथ है, और उसमें यह है कि 33% आरक्षण तो चाहिए, लेकिन उसमें एससी और एसटी महिलाओं के लिए आरक्षण है, लेकिन ओबीसी महिलाओं को अगर अलग से आरक्षण दे देंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? ऐसे सवर्ण महिलाओं को या उच्च वर्णीय महिलाओं को लगा। अब जब ये उनको लगा तो उन्होंने ये कहने की शुरुआत कर दी थी कि आरक्षण तो चाहिए, लेकिन ओबीसी महिलाओं के कोटे के साथ नहीं चाहिए। तो ये कोटा विदिन कोटा वाला जो मामला है वो हम लोग थोड़ा सा बाजू में रखते हैं। जबकि जब चीफ जस्टिस रामना ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि जुडिशियरी में यानी न्यायपालिका में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये उनका अधिकार है और ये वो डिजर्व करती है, ये उनको मिलना ही चाहिए। अब चीफ जस्टिस रामना ने जब ये बात की तब उन्होंने ये कहा कि सभी जगह पर, न्याय व्यवस्था के सभी जगह पर, फिर बिल्कुल लोअर कोर्ट से लेकर फिर अगर वो सिविल कोर्ट्स है, कोई क्रिमिनल कोर्ट है, या फिर जहां फैमिली कोर्ट के मामले चल रहे हैं, या फिर जैसे लोक न्यायालय चल रहे हैं, ऐसी सारी जगह पे महिलाओं की नियुक्ति हो और 50% उनको आरक्षण हो। ये इस पहल का स्वागत करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि इसको लेकर भी फिर मसले उठेंगे कि क्या बाकी सारे जातियों में, जनजातियों में अभी तक इतनी उच्च शिक्षा पहुंची है कि वहां महिलाएं वकील बन गई या महिलाएं न्यायाधीश बन रही है। तो ये बात समझने की बात है कि अगर ये करेंगे, आरक्षण करेंगे, तो शायद हो सकता है कि आरक्षण है तो हम लोगों को ये सीखना चाहिए, क्योंकि फिर इस तरीके की एक बहुत बड़ी ताकत मिल जाती है। आरक्षण से क्या होता है, ऐसा लोग पूछते हैं। तो आरक्षण से ये हो सकता है कि जिन महिलाओं को कभी लगा भी नहीं था कि वो खुद वकील बन सकती है, वो न्यायाधीश बन सकती है, वो उनके सपने में भी नहीं था, वो हो सकता है। क्योंकि जब उनको पता चलेगा कि मेरी जैसे गांव की, मैं शहर में, मैं घर में रहने वाली एक गृहिणी होने के नाते भी, या फिर मैं एक मजदूर हूँ, मैं एक रास्ते पर काम करती हूँ, लेकिन मुझ में भी ये इच्छा जग सकती है कि मैं न्यायपालिका में जाऊं। मैं न्यायपालिका में केवल न्याय मांगने नहीं, तो मैं न्याय देने में भी जा सकती हूँ। अब सवाल यह है कि न्याय देने के लिए महिला न्यायाधीश आ जाने से चित्र बदल जाएगा क्या? ये जो प्रतिपक्ष सवाल पूछता है, तो बात तो ये है कि हाँ, ये नहीं हो सकता कि सारे के सारे शूद्रों को आरक्षण मिल जाए तो शूद्रों के पक्ष में न्याय मिल जाएगा, सारे के सारे अल्पसंख्यकों को मिल जाएगा न्यायालय में जाने के लिए, तो उनको भी अल्पसंख्यकों को न्याय मिलेगा। ऐसे नहीं होता है। अब लेकिन न्याय का पक्ष संभालने के लिए केवल पुरुषों ने ही रहना चाहिए, और आज तक ज्यादा से ज्यादा केवल पुरुष ही न्यायपालिका में जजेस हो रहे थे, या वकीलों की संख्या महिलाओं से बहुत ज्यादा है। तो इसको लेकर जस्टिस रामना हमारे साथ बात करते हैं। अब जब जस्टिस रामना हमारे साथ बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि women need 50% reservation in the judiciary. He informed that in lower levels women's representation was below 30%. तो वो बताते हैं कि जब निचले लेवल पर भी न्यायालय के 30% से 30% से भी कम महिलाएं हैं। उन्होंने ये कहा कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में 11 या 12% ही महिलाएं हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं स्त्री आंदोलन में 1975 यानी 1975 में एक्टिव हुई, तब मुझे तब बहुत सारे मसले न्यायालय के थे। हमको बार बार न्यायालय में जाना पड़ता था। उस समय हमने 2-3 बहुत महत्वपूर्ण मांगे रखी थी।
जो आज भी बरकरार है। एक तो बलात्कार के संदर्भ में हमने इन कैमरा की मांग की थी कि इन कैमरा महिलाओं के बयान हो। हमने मांग की थी कि जब महिलाओं के साथ इस तरीके की घटना होती है तो उनके ऊपर एलिगेशन लगाने के पहले बात हो जानी चाहिए कि अगर ये कस्टोडियल रेप है और किसी भी तरीके से सरकार या पुलिस या फिर वर्किंग जगह पर जहां कस्टडी है किसी की और उसमें बलात्कार होता है, तो उस समय वो आदमी के ऊपर जिम्मेवारी है कि वो प्रूव करे कि उसने बलात्कार नहीं किया। तो बलात्कार हुआ है ये बताने की जिम्मेवारी महिलाओं के ऊपर नहीं, बलात्कार नहीं हुआ है ये सिद्ध या साबित करने की जिम्मेवारी जो आरोपी है उसके ऊपर। तो इस तरीके की बहुत महत्व की मांगे हमने की थी। उसी समय हमने न्यायालय के बारे में जो मांग की थी, जब महिलाओं के हिंसा को लेकर हम बात कर रहे थे, पारिवारिक हिंसा को लेकर, पहली बार पारिवारिक हिंसा ये माना गया कि ये परिवार के तहत नहीं, ये पारिवारिक हिंसा भी एक न्यायालय ने उसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है। अब इस देश में जाति आधारित न्यायालय है, जात पंच बैठते हैं और वहां भी सबसे ज्यादा पुरुष सत्ता होती है और उसमें भी जो जाति में भी उपजातियों में भी सबसे बड़ी जाति होती है, यानी जात अगर एक जात है और उसके उपजातियां हैं उसमें भी हायरार्की में श्रेणियों में जो ऊपर होते हैं वो पंच करके बनाए जाते हैं। इन पंचों के पास सत्ता होती है। ये पंच कोई ज्ञान अनुभवों के आधार पर नहीं बनते हैं, बहुत बार ये पंच बनते हैं तो ये जाति में जिनका प्रभुत्व है, फिर वो पैसे के लेवल पर हो सकता है, वो दंडे के लेवल पर हो सकता है, वो उनके अनुभवों के लेवल पर हो सकता है, या फिर उस कम्युनिटी में उनकी मान्यता ज्यादा होगी या उनका मान सम्मान ज्यादा होगा, उसके ऊपर होगा। अब जिनको ज्यादा अच्छा अनुभव है, जो समझदार है, जो इंसानियत को लेकर काम करते हैं, ऐसे जो जस्टिस है, ऐसे जस्टिस बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसके बारे में प्रेमचंद की कहानियां अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कोर्ट कज्जा या जात पंचायतों का इसमें हमेशा महिलाओं के विरोध में ही मसले रहे। अब जात पंचायत में महिलाओं का कोई भी स्थान आज तक न्यायाधीश करके हमें बहुत ही कम जात पंचायतों में हमें महिला न्यायाधीश दिखती है। मेरी एक दोस्त हैं और वो मैनुअल स्कैवेंजर्स कम्युनिटी से आती है और पहली बार वो खुद जाट पंचायत के न्यायालय में न्यायाधीश बनी। तो पंचों में पंच बनना, महिला पंच बनना, ये बहुत ही मुश्किल दौर रहा है। तो इसलिए महिला न्यायाधीशों का होना बहुत जरूरी है। बात ये सच है कि क्या रोहित वेमुला के केस में एक महिला मंत्री होने के बावजूद न्याय मिला? राधिका वेमुला की वेदनाएं उसको समझ में आई? क्या उसने उस तरीके से जज किया? लेकिन वो तो जाति व्यवस्था की शिकार रही और उसमें आपा पोड़ीले और पूरे प्रशासन और शासन का साथ दिया और रोहित वेमुला का पोस्टमार्टम तक उसका रिपोर्ट भी नहीं मिलने दिया, उसकी बॉडी जला दी गई। और जिस तरीके से रोहित वेमुला की माँ राधिका वेमुला बात कर रही थी, बता रही थी कि हमारे इसमें जातियों में जलाया नहीं जाता है, उनको दफनाया जाता है, तो उसकी कोई भी अपील भी नहीं सुनी गई। अभी हमारी अर्थमंत्री भी स्त्री है और अर्थमंत्री स्त्री होने के बावजूद उनको महिलाओं के सवाल समझ में नहीं आते हैं। वो ये भी कहती है, ये नहीं समझ में आती कि इस देश में इतनी विविधता है कि प्याज खाने वाले, प्याज उगाने वाले, प्याज बेचने वाले लोग रहते हैं। तो फिर इसका और इतना ही नहीं तो डिमोनेटाइजेशन को लेकर, ग्लोबलाइजेशन का समर्थन करते हुए घर की भी तिजोरियां खाली और देश की तिजोरियां खाली करने वाले शासन में इन महिलाओं का भी बड़ा हाथ है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो हमारे, आज मैं बोल सकती हूँ इसका कारण भी एक बहुत बड़ी बहुजन नायिका है, वो है सावित्रीबाई फुले। एक बहुत बड़ी मुस्लिम महिला शिक्षिका है, वो है उनकी सावित्रीबाई की सखी सहेली जो है फातिमा शेख। एक बहुत बड़ी बहुजन नायिका है जिन्होंने मेरे जैसे जो बात मैं आज कर रही हूँ, ये जो धाड़स है, ये धाड़स या इस तरीके का नैरेटिव या इस तरीके का एक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी महिलाओं में होती है और वो एनालिसिस करना चाहिए। इस तरीके का एक एनालिसिस का साधन जिन्होंने अपने निबंध द्वारा दिया, जो वर्जीनिया वुल्फ या सिमोन दे बुवा या फिर
सोरिजिनल ट्रुथ जैसे बहुत महत्ता रखती है, वो है ताराबाई शिंदे। तो इस तरीके से महिलाओं ने आज हमें झकझोर दिया। अब बात आती है पंडिता रमाबाई की, बात आती है रमाबाई रानडे की भी। तो इन्होंने भी इस तरीके से महिलाओं में जागृति पैदा की। अब बात आती है डॉक्टर आनंदी जोशी की, कि वो पहली महिला डॉक्टर हुई। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते हैं डॉक्टर रखमाबाई की, कि जो पहली महिला प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थी, पहली एमडी थी, पहली सर्जन थी। अब ये जो महिलाएं हैं, मुथुलक्ष्मी रेड्डी हो, कादम्बिनी गांगुली हो, इन लोगों ने महिलाओं के और पुरुषों के, पूरे समाज के हित में काम किया। अब इन्होंने समाज के हित में जो काम किया, वो देखते हुए ये भी कह सकते हैं कि अगर ऐसी महिलाएं हैं तो शतकों से भी परे, सहस्त्र होने तक भी महिलाएं लोगों को आज तक दिशा दिखाती आई है। जैसे कि 3500 साल पहले थेरी गाथा जिन्होंने लिखी, उन थेरियों ने, जैसे कि बिल्कुल हम देखते हैं कि जैसे पहला शिलालेख श्रवण बेलगोर में लिखा गया, और महानुभाव पंथ की जो महिलाएं थी, उन्होंने जिस तरीके से महदम्बा के जो कविताएं हैं, उससे पता चलता है कि उस समय एक स्त्री पुरुष सहजीवन की एक मिसाल लोगों के सामने रखी। भक्त परंपरा में महिलाओं ने ये सारी बातें रखी। अब महिला न्यायाधीशों की बात है, महिला न्यायाधीशों की बात तब आती है जब हम देखते हैं कि बहुत सारे घरों में ऐसी बातें हो जाती है, मैनेजमेंट की बात आ जाती है, बहुत सारे मसले हो जाते हैं, बहुत सारे झगड़े होते हैं। ऐसे समय पे हमने हमेशा देखा है कि महिलाएं अगुवाई लेती है और घर न टूटने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करती है, अन्यथा घर टूट जाते, क्योंकि यहाँ आदमी है जो महिलाओं को फेंक कर चला जा सकता है। और ऐसी फेंकी हुई महिलाएं, ऐसा मराठी में वाक्प्रचार है, टाकलेल्या बायका, यानी छोड़ दी हुई औरतें। तो ये जो छोड़ना है, ये आदमियों के हाथ में है और महिलाओं के हाथ में छोड़ना नहीं है। अगर उसने छोड़ा तो क्रिश्चियन पर्सनल लॉ भी उसको व्यभिचारी यानी एडल्ट्री के तहत उसको सजा देता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी उसको छोड़ने का अधिकार नहीं, वो आदमी को छोड़ने का अधिकार है। अब अगर हिंदू कोड बिल के तहत भी जो हमारे पास जो भी लॉज आए हैं, उसमें कितनी बराबरी के बात की भी हुई होगी और वारसा हक देने की, संपत्ति में अधिकार देने की बात हुई होगी, फिर भी महिलाओं को संवैधानिक तौर पे या कानूनी तौर पे अधिकार देने की ना बाप की तैयारी होती है, ना भाई की तैयारी होती है, ना पति की तैयारी होती है। हमेशा ये कहते हैं कि तुम्हारा शेयर इसमें है। इसलिए जब मैंने भूमि कन्या नाम की सीरीज शुरू की, तो मेरे साथ काफी सारे पुरुषों ने बहस की कि भूमि कन्या में भूमिपुत्र कब आएंगे, वो थोड़ी ना आएंगे। तो मुझे बहुत हंसी आई। आज तक उन्होंने ये कभी खुद को नहीं पूछा कि हम जब भूमिपुत्र बोलते हैं और हम कह देते हैं कि भूमिपुत्र में तो महिलाएं है ही, हम जब कह देते हैं कि कोई भी व्यवस्था है तो उस व्यवस्था में सब लोग यानी सब ज्यादा से ज्यादा पुरुष होंगे और महिलाएं हैं ही, तो महिलाओं के लिए ऐसे गृहित हो जाता है, अंतर्भूत है ऐसे माना जाता है। अब सवाल यह है कि महिलाएं अंतर्भूत है तो फिर अगर भूमि कन्या से भी उनको परहेज नहीं होना चाहिए। कन्या ही है, उनके जब उनके पेट से ही ये बच्चे जब जन्मे, बेटा भी पैदा हुआ है या बेटी भी पैदा हुई है, अन्य भी पैदा हुए, तो वो माँ की कोख में से ही पैदा हुए हैं। तो फिर भूमि कन्या के तहत तो ये अंतर्भूत होने चाहिए थे। पुरुषों के अंदर तो ये अंतर्भूत होने की बहुत ही कम संभावना है। जब उनके मन बड़े हो जाएंगे, जब उनका हृदय बड़ा हो जाएगा कि नहीं इनको भी हमें अंतर्भूत करना चाहिए, तो हर एक समय वो महात्मा फुले जैसे स्त्री पुरुष हो ऐसे कहेंगे। हर एक समय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के जैसा सोचेंगे कि हर एक चीज में महिलाओं को लेकर सोचना चाहिए। हर एक चीज में वो गांधी जी के जैसा सोचेंगे कि नहीं मेरी सारे मोर्चे में महिलाएं होनी चाहिए। उन्होंने सत्याग्रह में महिलाओं ने, अगर उनके साथ कमला देवी चट्टोपाध्याय या सरोजिनी नायडू या फिर अरुणा असफ अली, इन्होंने सबने आर्ग्यूमेंट किया कि हम लोग क्यों नहीं है सत्याग्रह में, तब गांधी जी ने कहा कि नहीं पहले तो मान नहीं रहे थे, उनको लगा कि पुलिस लाठी मारेगी, पुलिस कुछ करेगी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम आपके बाकी सारे क्षेत्रों में हम काम करते हैं, कार्यकर्ता है, तो फिर हम सत्याग्रह में अगुवाई कैसे नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर महिलाओं का नेतृत्व। लेकिन उसके पहले यानी ये घटना हुई है 1932 में, जिसके बारे में मैं जिक्र की। 1927 में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के महाड़ के चौदार तालाब पर महिलाओं ने बहुत बड़ी तादाद में सत्याग्रह किया, अपने अपने क्षेत्र से निकलकर उसकी अगुवाई की।
उस समय से उन्होंने फटे हुए कपड़े पहनना बंद किया, उन्होंने मैले कपड़े पहनना बंद किया, पाँव में चप्पल डालना शुरुआत की। अपने अपने शरीर से जो उनको अलगाव हो गया था, एक घिन सी थी, एक बहुत खुद को अछूत लोग मानते हैं, इसलिए एक जो तिरस्कार भरा हुआ था उसको उन्होंने स्नेह करना शुरुआत की। जब आरक्षण मिलेगा और पता चलेगा कि मैं एक वकील हो सकती हूँ, मैं घर में जो न्याय करती हूँ, सारे बच्चों को बराबर उनके ताकत के अनुसार उनका खाना मिले, ये घर में माँ बहन बीबी बेटी सब करते आए हैं। तो इस तरीके से उन्होंने जिस तरीके का सरोकार रखा, व्यवस्थापन किया, मैं इसमें माँ का उदात्तीकरण या गौरवीकरण नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिस तरीके के रोल पितृसत्ता ने हम लोगों को दिए, उस पितृसत्ता के रोल के तहत भी महिलाओं ने न्याय करने की कोशिश की है। तो इसी न्याय को लेकर मुझे लगता है कि जस्टिस रामना जी ने जो बात की है, तो न्यायपालिका में अगर महिलाएं आ जाती है तो शायद हो सकता है कि उन्होंने भी इस तरीके से, वो खुद एक भुक्तभोगी है और भुक्तभोगी होने के कारण वो इस तरीके के मसलों को ज्यादा प्रावधान दे सकेगी। और अगर 50% पुरुष है तो 50% महिलाएं होगी, तो उसका एक बहुत बड़ा बैलेंस रखा जाएगा, जो हम कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। समान काम के लिए समान वेतन की जिस तरीके की मांग को लेकर हमें काम करना पड़ा, हालांकि 14 से लेकर 21 तक हमें पता है कि हमारे संविधान में जो समता, समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, इन सारे मूल्यों को लेकर हम बात करते हैं, उसमें स्त्रियां बराबरी के नाते बिल्कुल अंतर्भूत होनी चाहिए। तो इस तरीके से अंतर्भूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं चीफ जस्टिस एन.वी. रामणा का कोट आपको पढ़ के सुनाती हूँ, और मैं बहुत उनका अभिनंदन भी करती हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ एक जिस तरीके से उन्होंने इसकी पहल भी की है और बातें रखी है, जबकि बहुत ही भयानक और निराशा वाला वातावरण आजू बाजू में है, उस समय इस तरीके की बात उन्होंने करना ये बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि कार्ल मार्क्स कहते थे कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, सारे कामगारों ने, पूरे विश्व के कामगारों ने एक होना चाहिए। यू हैव नथिंग टू लूज बट यूर चेन, आपको कुछ भी किसी से हाथ नहीं धो बैठना पड़ेगा, आपके पास कुछ था ही नहीं, आप नहीं रे वर्ग से आते हो, तो आप कामगार हो, आपके पास कुछ था ही नहीं, लेकिन आपके पास जो है वो आपको छोड़ना पड़ेगा, वो है आपकी जंजीरें। तो आप जब इकट्ठा हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, तब आप आपके चेन, आपकी जंजीरें, गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो जाओगे और वो खोओगे। तो यही खोना है, बाकी तो अन्य आपके पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि वीमेन ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, और मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि आज का मेरा ये आपके साथ का संवाद, कि देखिए एक चीफ जस्टिस रामना हमारे साथ बात करते हैं, वो कहते हैं कि वीमेन ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट यूर चेन। तो स्त्रियों को ये कहते हैं कि आपको अपनी गुलामी छोड़नी पड़ेगी, आप सब लोग जब इकट्ठा हो जाओगी तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपको आपके गुलामी से मुक्त होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आप वहाँ जिस ओकेजन पे, जिस प्रसंग पर ये बात हो रही थी, उसमें ये कह रहे थे कि न्यायपालिका में न्यायालय महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के ऊपर के समारोह में वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, यस आई डोंट वांट यू टू क्राई बट विथ एंगर यू हैव टू शाउट एंड डिमांड दैट वी नीड 50% रिजर्वेशन। उन्होंने कहा, आप तो हंस रही हो अभी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप रोए नहीं, आप गुस्से से, आप अपने सात्विक संताप से, आप अपनी मुट्ठी भींच कर जोर से कहिए कि हम सारी महिलाएं इकट्ठा है, हम सारी विश्व की महिलाएं इकट्ठा है, संगठित है, और 50% रिजर्वेशन, क्योंकि हम आधी आबादी है तो 50% रिजर्वेशन, आरक्षण, ये हमारा अधिकार है। और उन्होंने कहा ये कोई छोटा मोटा इश्यू नहीं है, ये काफी सारे यानी हजारों सालों के गुलामी की बात है। हजारों साल पहले आपको दबाया गया और तब से आपका दमन ही किया करते आए हैं, और इसलिए ये अभी बहुत हो गया है, पानी ऊपर चढ़ गया है। आपको पता होगा कि आंदोलन का या दुष्यंत कुमार का ये गीत,
हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो उस तरीके से जस्टिस रामना कहते हैं कि अभी ये बहुत ही हद पार हो चुकी है। अब जुडिशियरी में 50% रिप्रेजेंटेशन, केवल रिजर्वेशन नहीं तो आरक्षण मिलने के बाद आपका प्रतिनिधित्व 50% होना बहुत जरूरी है, और आप इसके योग्य हो, आपको ये मिलना भी चाहिए और ये आपका अधिकार भी है। और ये कोई चैरिटी का मसला नहीं है, ये कोई आपको भीख देने की बात नहीं है, तो भीख नहीं, ये आपका हक है। ये बात जरूरी है कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत सालों बाद किसी न्यायाधीश ने अपनी न्यायपालिका के तहत ये बात उठाई, और ये इसको बहुत देर हो चुकी है, लेकिन देर सही दुरुस्त सही, आज मैं ये कह रहा हूँ, ऐसे चीफ जस्टिस रामना कहते हैं। और मुझे लगता है कि कितनी बड़ी सौगात या उपहार उन्होंने दिया भी। हालांकि चीफ जस्टिस ने ये उपहार देना नहीं चाहिए, ऐसा उनका मानना भी था। उनका कहना था कि इसकी जरूरत नहीं है, महिलाओं ने ये अपना हक समझकर लेना ही चाहिए, ये कोई चैरिटी नहीं है, ये कोई भीख नहीं है, या फिर इसको उपहार भी मत समझिए, ये अपना हक है करके इसको छीन कर लीजिए। और मैं ये कहता हूँ, उन्होंने कहा कि कैसी हालत है आज न्यायालयों की हालत कैसी है, तो बिल्कुल गांव में जाइए, वहां से लेकर शहरों में आइए, शहरों से लेकर आप बड़े महानगरों में आइए, महानगरों से लेकर दिल्ली जैसे कैपिटल सिटी में आइए, हर एक जगह पे कोर्ट रूम की हालत कैसी है, जिसको कहा जाता है बार रूम, जहाँ वकील बैठती हैं, वहां की हालत कैसी है। क्या पुरुष वकीलों के लिए भी वॉशरूम नहीं है, महिला वकीलों के लिए तो वॉशरूम की अनुपलब्धता है, बिल्कुल उनके लिए उपलब्ध नहीं है, ऐसी हालतें हैं। और वहाँ महिलाओं के लिए शौचालय या फिर प्रसाधन गृह की जरूरत है, वहाँ झूलाघर नहीं है, वहाँ बच्चों के लिए आंगनवाड़ियाँ नहीं है, बैठने की जगहें नहीं है। इन सारे इश्यूज को देखते हुए आपको लोगों को इस सिस्टम को भी बदलना पड़ेगा, इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। और ये व्यवस्था मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। बहुत बार जब चीफ जस्टिस होते हैं तब वो निवृत्त होने के बाद, अपने रिटायरमेंट होने के बाद बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन जब आप एक चीफ जस्टिस हो और आप ये बात कर रहे हो, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और आपके कार्यकाल में आप ये बहुत बड़ी बात करके जा रहे हो कि 50% रिजर्वेशन महिलाओं को होना चाहिए और उनका अधिकार है और न्यायपालिका में उनको मिलना चाहिए। इतना ही नहीं तो न्यायालयीन पूरी व्यवस्था जो है, न्यायालय की जो इमारतें इतनी बड़ी बड़ी बनती है, उसमें महिलाओं के लिए कि ये सारी सुविधाएं, खास तौर पे जो चीजें हमने कही है, जैसे कि आप सबको पता है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के कारण मैटरनिटी लीव का अधिकार हमें मिला। अगर हमें मैटरनिटी लीव का अधिकार मिला है, उसी के साथ साथ जब बच्चा हो जाता है या बच्ची या बालिका या बालक जो भी जन्म हुआ वो होते हैं, तब उनको माँ को करीबन 6 महीने से लेकर 1 साल तक तो दूध पिलाना है। ऐसे समय पर अगर आपके एयरपोर्ट पे इस तरीके की सुविधा आप करते हो, तो फिर हर एक जगह पे, स्कूल से लेकर आंगनवाड़ी से लेकर आपके काम के जगह से लेकर आपके जहां जहां भी आप जा रही हो, वहां इस तरीके की जगहें मिलनी चाहिए। न्यायपालिका में काम करने वाली महिलाओं को भी ऐसी जगह प्राप्त होनी चाहिए जहां वो अपने बच्चों को बड़ा कर सके, उनको ब्रेस्ट फीडिंग भी कर सके, और थोड़े दिन जब उनकी केस हो गई तो फिर से वापस आकर अपने बच्चे को देख सके। इस तरीके की देखभाल करने वाले झूलाघर भी वहां मौजूद हो, ऐसी भी पैरवी खुद न्यायाधीश रामना करते हैं। और वो कहते हैं कि ये जो ग्राउंड रियलिटीज है, ये जो परिस्थितियां हैं न्यायपालिका की, उस न्यायपालिका को इस परिस्थिति को आपको पहले टक्कर देनी पड़ेगी। ये आपके सामने चुनौतियां होगी, एक स्त्री होने के नाते ये सारी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे इश्यूज भी सामने आएंगे। हो सकता है कि आपको एक अलग तरीके की न्यायपालिका के तहत की पितृसत्तात्मक व्यवस्था से टक्कर देनी पड़ेगी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वो आप दे सकोगी और आप अपने 50% अधिकार को हासिल कर पाओगी। ऐसे समय पे मुझे याद आती है कि हम सब आंदोलनों में बहुत अलग अलग
बातें, अलग अलग गीत लिखते थे, बातें करते थे। उसमें कमला भसीन, सोनल शुक्ला, अभी अभी दोनों भी गुजर गई, गेल ऑम्बेट गुजर गई। इन्होंने बहुत सारी, वी शैल स्मैश द प्रिजन की जैसी बात गेल ऑम्बेट लिखती है। तो ऐसी जो हमारे बराबरी की एक हमसे थोड़ी बुजुर्ग हमारी जो ज्येष्ठ कार्यकर्ता थी, उन्होंने भी पूरे आंदोलनों के साथ जो आवाजें उठाई थी, उसमें हम बहुत सारी बात की है। उसमें हमने कहा है कि ये हमारा आधा आकाश है, ये आधी जमीन आधा आकाश हमें मिलना चाहिए। मेरा एक गीत है, उस गीत में मराठी में है वो गीत, मराठी मधले खूप सारे दर्शक इथे असतात, तर या मराठी गीतांच्या दृष्टीने आपण काय काय करता येईल ते आपण बघायला पाहिजे। मी आता बघितलं कॉमेंट्स मध्ये, मी कॉमेंट्सकडे गेले नव्हते, तर हे गीत आहे, ते गीत मी तुम्हाला थोड्याशा 2 ओळी ऐकवते, त्याच्यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल की आम्ही सगळ्यांनी, सगळ्या स्त्रियांनी कशाची मागणी केली आहे। फार जास्त काही मागणी नाहीये, पण जी मागणी आहे ती आपल्या संख्येच्या तुलनेत बरोबरीने मागणी आहे। ती म्हणजे आम्हाला आमचा अर्धा आकाश तर मिळालं पाहिजे, पण मग आम्ही त्याच्यासाठी कसं आलोत, तर आम्हाला सरहद्दी नको आहेत, आम्हाला माणसांची एकमेकांशी मनं जुळवायची आहेत। त्याच्यामुळे पूर्ण पृथ्वी तलावरील जेव्हा स्त्रिया, आंदोलन करणाऱ्या स्त्रिया एकत्र येतात, तेव्हा त्या फारच वेगळ्या हृदय भावनेनं एकत्र येतात। ज्या पारंपरिक गुलामगिरीमध्ये अडकलेल्या आहेत त्यांना बाजूला केलं, किंवा त्यांनाही अशा पद्धतीने संवेदनशील केलं, जागृत केलं, तर कदाचित वेगवेगळ्या प्रकारच्या लोकतंत्रामधल्या जेवढ्या जागा आहेत लोकशाहीमधल्या, त्या सर्व जागांमध्ये वेगवेगळं परिवर्तन होऊ शकतं। तर ते गीत असं आहे, आम्ही एक झालो हो, आम्ही एक झालो हो, पृथ्वीवरील साऱ्या नारी एक एक आलो हो, आम्ही एक झालो हो। सोसले किती हिशोब नाही अंधाराची पुसून शाई, उजळीत किरणे आम्ही एक एक आलो हो, आम्ही एक झालो हो, आम्ही एक झालो हो। तर आता जसं सीजे रमणा म्हणजे चीफ जस्टिस रमणा म्हणतात, त्याप्रमाणे आपण जर एकजूट झालो, हम अगर एक हो जाएं तो एक बहुत बड़ी हमारे पास एक रोशनी की हमें आशा है, और ये रोशनी हम सब अगर मिलकर कुछ कहेंगे तो सचमुच आंचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, जहाँ आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार मिले पले। तो सीजे रमना जी ने एक हमारे पास पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में उच्च जगहों पर, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में 11 या 12% ही महिलाएं हैं। अगर हम लोअर कोर्ट में जाते हैं वहां भी केवल 30% महिलाएं हैं। तो अभी ये बहुत बड़ा चांस है। मैं सारी लड़कियों को भी दरख्वास्त करूंगी कि चीफ जस्टिस रमना ने जो बात की है, तो हम लोगों को अगर अगुवाई करनी होगी, तो जो लोग लॉ कर रही है, जिन्होंने अभी लॉ करना तय भी किया है या उन्होंने नहीं तय किया है, तो उन सब ने ध्यान लेनी चाहिए। और सचमुच जिनको लगता है कि एक अच्छे वकील, एक अच्छे न्यायाधीश, या फिर मुझे संविधान को लेकर ही काम करना है, तो उन्होंने इस रास्ते पर न्यायपालिका में जो जो चीजें, जो जिन जिन चीजों के लिए जरूरत है, केवल वकील या फिर केवल न्यायाधीश ही नहीं, वहाँ जरूरी होते हैं बहुत अच्छे से पूरे के पूरे नोट्स लेने वाली क्लार्क। वहाँ हमेशा आपको महिलाएं दिखेगी, लेकिन वहाँ भी बहुत सावधानी से, सतर्कता से नोट लेने पड़ते हैं। बहुत अलग तरीके से हमें साक्ष्य के लिए लोगों के साथ बात करनी होती है। हमें इतना ही नहीं तो काउंसलिंग, एक अच्छा फैमिली काउंसिलर होना, या फिर 2 पक्षों के बीच में सुलह करने के लिए, समुपदेशन करने के लिए अच्छे काउंसिलर की जरूरत होती है। तो बहुत अलग अलग पक्ष है न्यायालय में, बहुत अलग अलग तरीके के काम है। तो इस तरीके से न्यायालयीन किसी भी तरीके से नीचे से लेकर ऊपर तक या ऊपर से लेकर नीचे तक, इन सारे सीढ़ियों पर अगर 50% महिलाएं हो तो न्यायालय का चरित्र बदल सकता है। ये चरित्र केवल एक झुका हुआ, पुरुषों की तरफ झुका हुआ, पितृसत्ता की तरफ झुका हुआ, या फिर मेल शॉइनिज्म जिसको कहेंगे, तो पितृ प्रधानता नहीं, जिसको हम कहेंगे कि केवल एक पुरुष सत्ता के तहत झुका हुआ, ये जो पूरा परिवेश है उसको हम बदलने की कोशिश करें। अगर अभी
आप लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, धनपाल कामले जी, पंढरी बंसोड़े जी, सागर बोंगिरवार जी, जयश्री कामले जी, गौरीशंकर बंसोड़े जी, नितिन भोरे जी, धनपाल राजानंद नवतुरे जी, आप सब जुड़े हुए हो। और मैं हिंदी में मैंने बात रखी, आपको मराठी में भी सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, तो मुझे जरूर आप सवाल पूछिएगा। आखिरी बात, और मैं चीफ जस्टिस की आखिरी बात आपके सामने रख दूं कि जब उन्होंने कहा कि ये कोर्ट रूम के बारे में जब बात की तो उन्होंने कहा कि कैसे होता है, और इसमें कोविड पैंडेमिक के कारण भी जो गाइडलाइंस थी उसके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि लॉयर्स के हेल्थ के बारे में और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी बहुत जरूरी है कि हाँ, न्यायालय में जिन जो लोग ऊंचे ओहदे पर है उनको बहुत उनकी चिंता भी हो रही थी। ऐसे मामलों में जब महिलाएं घर से आएगी तो उनके लिए भी बहुत अलग तरीके की सुविधाएं भी होनी चाहिए। तो अब कोर्ट रूम हो या न्यायपालिका के अंदर की पूरी व्यवस्था हो, वो जेंडर इक्वालिटी या जेंडर सेंसिटिव जिसको कहते हैं, जो स्त्री पुरुष या अन्य सभी के लिए जेंडर सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, फिर मैं रुकूंगी। एक उदाहरण ऐसा है कि मैं काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट में हैदराबाद में जब मैं टाटा इंस्टीट्यूट में रिसर्च कर रही थी तो मेरी बैठने की जगह और मेरी गाइड सीएसडी की काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट की डायरेक्टर थी, प्रोफेसर कल्पना कन्नाबिरन। तो वे हमें मैंने उनके कार्यकाल में ही ये पीएचडी की, तो मुझे वहाँ लगातार रोज बैठने का और रोज उनसे रूबरू होने का मौका मिलता था। मैंने देखा उन्होंने उनके आने के बाद काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट का जो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें उन्होंने बहुत बदलाव किए। उन्होंने सबसे पहले ये किया कि विकलांगों के लिए बाथरूम टॉयलेट बनाए। उन्होंने ये किया कि जब उनको सीढ़ियां चढ़ना नहीं आएगा तो उसमें उसमें उन्होंने एक जगह से उन्होंने ऐसे स्लोप बनाए कि जहां से उनकी कुर्सियां आ सकती है। फिर उन्होंने देखा कि ऐसी कुर्सी जहां बैठ सकती है उस तरीके से, हालांकि 2 ही माले की बिल्डिंग हो या कुछ भी हो, लेकिन उनको सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होगी, इसलिए उन्होंने एकदम विकलांगों के मैत्रीपूर्ण वातावरण रहे इस तरीके से उन्होंने एक लिफ्ट बनाई जिसमें वो कुर्सी लेकर वे जा सकते हैं। अगर कोई ब्लाइंड है तो उनको सहारा मिले और उस तरीके से वो कैसे जाएं इसको लेकर व्यवस्था बनाई। तो और महिलाओं को लेकर उन्होंने जो भी प्रसाधन गृह थे उसमें उन्होंने पैड्स फेंकने के लिए कागजों की थैलियां रखना या फिर पुराने पेपर्स वहां मौजूद रखना, फिर वहां प्लास्टिक का एक पूरा